नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद अब सिंगापुर पहुंच गए हैं। जब वो सिंगापुर पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने उनका काफ़ी भव्य स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर कुछ अलग अंदाज में नजर आए। वो महाराष्ट्र के रंग में नजर आए, ढोल बजते रहे, महिलाएं लावणी नृत्य करती रहीं और प्रधानमंत्री ने खूब ढोल बजाए। प्रधानमंत्री के ही प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में भारत और सिंगापुर ने अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया है और 2015 में भारत सिंगापुर के बीच जो पार्टनरशिप है उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों के द्विपक्षीय संबंध अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के अपने का समकक्ष यानी वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश की 5वीं आधिकारिक यात्रा के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। नई दिल्ली में अधिकारियों ने बताया है कि 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सिंगापुर के नेतृत्व की 3 पीढ़ियों से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स के साथ एक राउंड टेबल में शामिल होंगे और साथ ही सिंगापुर में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के बड़े निवेशकों से मिलेंगे। सिंगापुर भारत में निवेश बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठा रहा है। कुछ ही दिनों पहले सिंगापुर हाई कमीशन ने महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में 4 लोकेशंस की साइट विजिट की है। इन जगहों पर मोदी सरकार ने पहले ही औद्योगिक पार्क सेटअप करने का ऐलान किया है। DPIIT के मुताबिक सिंगापुर भारत में निवेश करने वाला नंबर 1 देश है। 9 सालों में सिंगापुर जो है वो सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर रहा है भारत में और वो सबसे ऊपर रहा है निवेशकों की सूची में। तो अब देखते हैं कि भारत के लिए सिंगापुर इतना क्यों अहम है। इस ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कुछ बड़ी बड़ी बातें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का 5वां आधिकारिक सिंगापुर दौरा है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है सरकार की, उसके लिए ये एक अहम कड़ी है सिंगापुर का दौरा। सिंगापुर की अहमियत वहाँ के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा है भारत के लिए। इसके अलावा सुरक्षा और रणनीति कारणों से भी सिंगापुर अहम है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक के लिए ये एक अहम देश है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से ये अहम देश है। 2025 में राजनयिक संबंधों के 60 साल हो जाएंगे। भारत का 6ठा सबसे बड़ा कारोबारी हिस्सेदार है। दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $30 बिलियन से ज़्यादा है। भारत में विदेशी निवेश का ये सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में अहम योगदान है सिंगापुर का। 2000 के बाद भारत में FDI निवेश का 23% सिंगापुर से आया है। सिंगापुर में करीब 7 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। कुल आबादी जो है उसमें 9% भारतीय हैं। सिंगापुर की आबादी 60 लाख के आसपास है और सिंगापुर का इलाका 735 वर्ग किलोमीटर है और GDP लगभग $800 बिलियन। यहाँ की ये एक अमीर मुल्क है। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय $1,33,737 सालाना है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, ब्रुनेई का दौरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का और ये पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए। हालांकि इसके पहले मनमोहन सिंह वहाँ पर गए हैं, लेकिन वो एक बायलैटरल विजिट नहीं थी। ये एक दिखाता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इस पर कितना फोकस है। और ब्रुनेई भी गए, अब वो सिंगापुर भी पहुँचे हैं आज और सिंगापुर में भी एक भव्य स्वागत वहाँ पर हुआ है। सिंगापुर भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं वो ट्रेड के लिहाज से, खास करके निवेश और सेमीकंडक्टर के लिहाज से बहुत अहम हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत उम्मीद लगाई हुई है इस दौरे से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से भारत में जो कुल FDI है उसका 23% हिस्सा जो है खासतौर पे सन 2000 के बाद से वो सिंगापुर से आया है और इस तरह से भारत का एक अहम
साझेदार है सिंगापुर आर्थिक मामलों में। जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है तो सिंगापुर जो है वो एक हब है सेमीकंडक्टर का, और दुनिया में जो सेमीकंडक्टर उत्पादन होता है उसका 10% हिस्सा अकेले जो सिंगापुर है वो उसका उत्पादन करता है। और सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में विस्तार की तमाम संभावनाएं सिंगापुर के पास है, लेकिन क्योंकि सिंगापुर के पास जमीन कम है, स्किल्ड लेबर जो है वो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत जो है वो उसका एक साझेदार हो सकता है। उसका जो विस्तार है उसके लिए भारत जमीन और स्किल्ड लेबर जो है वो दे सकता है। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसको इस दौरे में आगे परसू किया जाएगा, क्योंकि भारत की लगातार ये कोशिश है कि जो सिंगापुर का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसमें एक मजबूत जगह जो है वो बनाई जाए। और जैसा कि हमने बताया कि भारत और जो सिंगापुर का जो ट्रेड है वो छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो उसमें भी इजाफा हुआ है। खासतौर पे 2005 जब सीका समझौता हुआ उसके बाद से 2.5 गुना ज्यादा जो है ट्रेड जो है वो बढ़ चुका है। विदेशी निवेश की तो हमने बात की ही, तो कई तरह से सिंगापुर जो है काफी अहम है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और खासतौर पे साउथ चाइना सी या हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो भारत का नजरिया रहा है, सिंगापुर उसमें एक साझेदार रहा, अलग अलग एक सहयोगी है वो रहा है। तो न सिर्फ आर्थिक लिहाज से बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी इस दौरे का काफी अहम है। आपने जिक्र किया कि जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस तरीके से ये मजबूती दे रहा है, तो हमने देखा है कि पिछले 10 सालों जी में तकरीबन 2 गुना जो है वो आसियान देशों के साथ जो संबंध है आर्थिक तौर पर वो बढ़े हैं, और जो निवेश है वो वहां से व्यापारिक जो संबंध है और जो निवेश है वो बढ़े हैं। तो इन देशों के जी दौरे के जी जरिए चाहे वो ब्रुनई हो चाहे वो सिंगापुर हो, ये जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार, वो इस बात के साफ संकेत दे रही है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहलाती थी, उसके बाद अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वो किस तरीके से इन देशों को इंगेज कर रही है और जी कैसे जी यहाँ से व्यापार और जो साझेदारी है रणनीतिक साझेदारी उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है। एक आखिरी बात ब्रुनई की अगर करें तो हाइड्रोकार्बन के मामले में देश काफी आगे है। हालांकि भारत से यहाँ का जो आयात है वो काफी कम है, लेकिन क्योंकि ब्रुनई भी जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को, गैस के उत्पादन को, और भारत भी जो है वो किसी एक देश पर ऊर्जा के लिए भी नहीं निर्भर रहना चाहता, तो वो भी ऐसे देश की तरफ देख रहा है जहां से उसको ऊर्जा की और ज्यादा जरूरत जो है पूरा हो सके। तो कुल मिलाकर दोनों देशों का प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कई लिहाज से अहम है, और सिंगापुर सेमीकंडक्टर के लिहाज से और वही ब्रुनई जो है वो ऊर्जा के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। जी धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी वो अब एक्ट ईस्ट में हो गई है, यानी इसके ऊपर जो कार्य है वो ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त आलोक बंसल, कैप्टन आलोक बंसल जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, और रिजाउल लश्कर हैं जो फॉरेन एडिटर हैं HT के। रिजाउल लश्कर, आपने प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में लिखा भी है। ये जो दौरा है इसमें ब्रुनेई भी था और अब सिंगापुर, और दोनों ही अलग अलग लिहाज से, चाहे वो एनर्जी नीड्स हो भारत की या फिर सेमीकंडक्टर्स की बात हो, काफ़ी अहम है। पर इसके अलावा भी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंडो पैसिफिक में है ये देश, और उस हिसाब से भी भारत के लिए कितनी अहमियत है इनकी ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। जी देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ब्रुनई में इंडिया का करीबन 25 साल से एक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है, और उसके तहत इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं, जो सैटेलाइट का मॉनिटरिंग होता है, उसका बहुत ही एक अहम रोल है। तो अगर आप देखें बार बार ये आप देखेंगे कि चाइना यही कोशिश करता है कि उनके जो सर्वेलेंस शिप्स है उनको श्रीलंका भेजते हैं कभी, और कभी कभी मालदीव्स भेज रहे हैं आजकल। तो ये एक तरीके का एक सिग्नलिंग भी है कि इंडिया का भी कुछ मतलब कैपेबिलिटीज है सैटेलाइट का जो है, और उसको और मजबूत करना चाहता है इंडिया। और अगर आप देखेंगे आज जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें साफ साफ दोनों ब्रुनई और इंडिया के लीडर्स दोनों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक पीसफुल स्टेबल ओपन रीजनल वाटर्स होना चाहिए, जहाँ पे अनइम्पीडेड कॉमर्स हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट और नेविगेशन हो। ये जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये बड़ा साफ एक इंडिकेशन है कि ये चाइना की तरफ इशारा था। जी, खास करके वहाँ पर जो मैरिटाइम क्षेत्र है, साउथ चाइना सी है आसपास ब्रुनई के। कैप्टन आलोक बंसल, हमने देखा है कि तमाम देश जो हैं वो चीन के आक्रामकता से परेशान रहे हैं साउथ चाइना सी में, और इस समय भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ पर दौरा, जैसा रिजाउल लश्कर बता रहे थे
कि एक सिग्नलिंग भी है जब, और ये जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें ये कहा गया है एक फ्री मैरिटाइम ट्रेड जिसकी तमाम देशों को आज़ादी होनी चाहिए, ये जो बात कही गई है वो चीन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहली चीज तो जो दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है उसमें ब्रुनाई भी एक पार्टी है। ऐसे भी कई द्वीप हैं जो ब्रुनाई क्लेम करता है और जिसके ऊपर चीन का भी क्लेम करते हैं। चीन की और जो आक्रामकता है जिसमें वो जो इनकी 11 डैश लाइन है उसके अंतर्गत कई ऐसे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर चीन अपना हक जमाता है। और चीन दक्षिण चीन सागर को जिस तरीके से अपने आंतरिक समुद्र को मानता है, मतलब इंटरनल वाटर्स मानता है, उससे ब्रुनई को समस्या है और पूरे वैश्विक जनमत को समस्या है जो निर्बाध रूप से व्यापार के पक्ष में है। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रुनई छोटा देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, आसियान के अंदर जो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा देश है। पर कैपिटा इनकम में ये सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर का राष्ट्र है। एक अमीर राष्ट्र है रिलेटिवली अगर देखा जाए, ऑयल प्रोड्यूसिंग राष्ट्र है। तो हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और प्रधानमंत्री का दौरा ये दर्शाता है कि हम दक्षिण पूर्व एशिया और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हम उसमें किसी को भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहते। हमारे लिए हर राष्ट्र महत्वपूर्ण है और ब्रुनई में जाना ये प्रथम द्विपक्षीय जो दौरा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने ब्रुनई को इतना महत्व दिया और ब्रुनई के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना हमारे हित में है। जैसा कि लश्कर साहब ने कहा कि हमारा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन है, आगे चलकर हम उनके से रक्षा क्षेत्र में भी अच्छे बेहतर संबंध चाहेंगे क्योंकि वो एक छोटा राष्ट्र है, काफ़ी उसकी अपेक्षाएं हैं दूसरे राष्ट्रों से। और अगर उसको चीन के साथ जो उनकी समस्याएं हैं आगे चलेंगी तो शायद वो हमारे से कुछ नौसैनिक सहायता या रक्षा क्षेत्र में भी आगे चलकर कोलैबोरेट करना चाहेंगे। जहां तक सवाल सिंगापुर का है, उसके साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जैसा आपने बताया, छठवां सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो सिंगापुर के साथ है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का रिचेस्ट कंट्री है। परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखा जाए तो दुनिया का फॉरेन तीसरा सबसे इन्वेस्टमेंट की बात है वो टॉप ऑफ द चार्ट्स रहा है पिछले 9 सालों में, और विदेशी निवेश काफ़ी ज़्यादा आता है सिंगापुर से। और तो और हमारा रक्षा क्षेत्र में भी एक बहुत पुराना संबंध रहा है। हम सिंगापुर एक छोटा राष्ट्र है, उसकी जो रक्षा सेनाएं हैं वो उनके पास ना क्षेत्र है कई बार प्रशिक्षण के लिए, तो वो भारत के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रही हैं। पहले हम उनकी नौसेना के लोगों को कई बार प्रशिक्षित करते थे, उनके आज भी सेना में से कई लोग आते हैं भारत के अंदर प्रशिक्षण लेने के लिए। और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिंगापुर की तरफ ध्यान देना होगा। और भारत की तरह ही सिंगापुर भी बहुलता और जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। जी रिजाउल अस्कर, ये भारत और सिंगापुर की बात करें, प्रधानमंत्री वहाँ पर है, 2 दिनों का दौरा है, वहाँ पर एक बड़ी वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है। हमने देखा कि लावड़ी नृत्य पेश करनी थी महिलाएं और प्रधानमंत्री की तस्वीर आई ढोल बजाते हुए, तो एक गुडविल है और अच्छा रिश्ता है, इन्वेस्टमेंट है। भारत और सिंगापुर ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया, 2015 में से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया और अब ये जो द्विपक्षीय दौरा है, बायलैटरल विजिट, इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पे दोनों देशों के रिश्ते हैं। तो अगर आप इसके बारे में समझाएं कि कैसे अपग्रेड हुआ है रिश्ता दोनों देशों का। देखिए, जब ये तो मतलब एक डिप्लोमेसी में होता ही है कि आप पार्टनरशिप से एनहांस पार्टनरशिप में जाते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये एक लेवल पे ये सिर्फ वर्ड्स है, लेकिन जो आप अगर रियलिस्टिकली देखें, सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा अपने आप के जो रोल जो देखता है वो एक बैलेंसिंग रोल देखता है। आप ये मत भूलिएगा कि सिंगापुर में चाइनीज़ ओरिजिन के बहुत लोग हैं और वो ये कभी भी नहीं चाहते कि मतलब चाइना के साथ अगर कोई तनाव हो तो उनके ऊपर कोई असर पड़े, उनके खास करके उनके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो इस वजह से सिंगापुर मतलब उनका यही कोशिश रहता है कि वो एक बैलेंसिंग रोल या बैलेंसिंग करे बिटवीन पावर्स, या तो वो इंडिया हो या यूएस हो। लेकिन इस जो विजिट है इसमें सबसे अहम जो मतलब कल 4 या 5 एग्रीमेंट्स होने वाले हैं,
और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो है वो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि सिंगापुर में खुद उनका कोई बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड रोबस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, जी। जिसके तहत वो डिज़ाइन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंडिया का हाथ मजबूत करे इस इकोसिस्टम के ज़रिए और इंडिया में भी ऐसे ही एक इकोसिस्टम बने। तो ये एग्रीमेंट कल जो होगा मतलब जो अनवेल होगा इसके ऊपर। जी, एक बहुत ही फ्लरिशिंग वहाँ पे इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अहम समझौते हो सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बात को बताने के लिए कि सिंगापुर की कितनी अहमियत है भारत के लिए और ब्रुनेई की भी क्या अहमियत है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसे जो अब लुक ईस्ट की तरफ हम कार्यान्वित है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों देश जहाँ प्रधानमंत्री अभी गए सिंगापुर के 2 दिन के दौरे पे हैं। ख़ास करके जो कारोबारी जगत है वो इस दौरे पर नज़र लगाए हुए है कि कल यहाँ पर जब ऐलान होगा और जब यहाँ पे दस्तखत होंगे, दोनों के बीच में डील्स होंगी तो क्या कुछ सामने आता है। ख़ास करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पहले ही यहाँ पर औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कुछ जगहों का दौरा किया है सिंगापुर के हाई कमीशन ने। तो ये रहा प्रधानमंत्री के सिंगापुर और ब्रुनेई दौरे का जो एक विवरण रहा है अभी तक का। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में और हरियाणा चुनाव के अलावा ये भी दिखाएंगे कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट क्या कहते हैं चुनाव के बारे में। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। बजरंग बादली से और विनेश जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। जुलाना जींद में है जहां पर विनेश का ससुराल है। इन दोनों पहलवानों ने आज सुबह ही राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी और बजरंग पूनिया पहले भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं। कुछ समय पहले भी जब राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर थे तो उन्होंने बजरंग पूनिया से मुलाकात की थी। कांग्रेस इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीते कुछ सालों में पार्टी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की तैयारी में है। वो चाह रही है कि इस चुनाव में उन सीटों को भी जीता जाए जहां बीते लंबे समय से पार्टी का खाता नहीं खुला है। इसके लिए ग्राउंड से लेकर टॉप लेवल तक तैयारियों को आखिरी रूप भी दिया जा रहा है। और हरियाणा की सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। एनडीटीवी से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है कि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद इस बार क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में है हरियाणा में? जी, केवल मजबूत नहीं, काफ़ी मजबूत स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस बार कई तरह की यात्राएं निकली, आपने भी एक अलग यात्रा निकाली थी और बाकी लोगों ने भी यात्राएं अलग अलग निकाली, उसका क्या फीडबैक है आपको? फीडबैक यही है कि ज़मीन पर लोगों में एक उफान है और उनकी भी पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि विकल्प अब कांग्रेस पार्टी उन्हें दिख रही है, नज़र आ रही है। भाजपा को 2 बार आजमा चुके हैं और आज के दिन साफ नज़र आ रहा है कि लोग भाजपा को नहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी पहली पसंद मानते हैं। तो कुमारी शैलजा का जो विश्वास है वो हरियाणा के चुनाव में कितना सच साबित होगा ये देखना है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी भी भेड़ियों का खौफ जारी है। 4 आदमखोरों को प्रशासन ने ज़रूर पकड़ा है लेकिन अभी भी 2 भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। बहराइच के 50 गांवों में रात भर पहरा चलता है जिसमें प्रशासन, वन विभाग और आम लोग सब शामिल होते हैं। इन गांवों में शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कैसे होती है पहरेदारी और प्रशासन रात भर लोगों से दरवाज़ा बंद रखने को कह रहा है, बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील कर रहा है। एनडीटीवी ने सारी रात इसका जायज़ा लिया। देखिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट उस गांव से। मैं इस वक्त
बहराइच के सिसैया गांव में हूं। ये वही गांव है जहां पर सबसे पहले एक 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी गांव में इस तरीके से जो पहरेदारी है वो यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्राली और ई रिक्शा से हो रही है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि छोटे बच्चे को अकेला न छोड़ें, अगर आप घर के अंदर हैं तो दरवाजे को बंद रखें। और इस तरीके के तकरीबन 50 ऐसे गांव हैं जो कि घाघरा नदी के किनारे पड़ते हैं और इसी में अभी भेड़िए का काफी आतंक है। बीते 2 हफ्तों में 10 बच्चों को भेड़िए ने निशाना बनाया है और यही गांव है जहां पर एक भेड़िए को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। तो फॉरेस्ट विभाग की भी 25 टीमें जो हैं वो 50 गांव में लगातार यहाँ पर पहरेदारी कर रही हैं। और ये देखिए कि गांव में इस वक्त रात को तकरीबन 7 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक इसी तरीके से गांव के लोग आपस में शिफ्ट को बांटकर पहरेदारी करते हैं। हालांकि भेड़िया जो है वो इस इलाके में आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत हैं, पानी भरा हुआ है और अंधेरा छाया हुआ है, तो इसके चलते जो है वो यहाँ पर हमले का खतरा काफी बढ़ गया है। तो इसी के वजह से लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी गश्त कर रही है और 4 ड्रोन भी लगाए गए हैं ताकि अगर कोई मूवमेंट हो तो उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाए। तो अभी फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की जो कवायद है वो यहाँ पर चल रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी नहीं मिली है। कहा जाता है कि भेड़िया जो है वो ग्रुप में रहते हैं, तो अभी तक केवल एक भेड़िए को जो है वो पकड़ा गया है इस गांव से। बाकी आज भी दोपहर को भेड़िया यहाँ पर देखा गया है। अब बाढ़ चूंकि यहाँ पर रहता है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं और लाइट नहीं रहती है। कई सारे ऐसे भी घर है जहाँ पर छप्पर है, तो इसके वजह से जो है वो भेड़िए का जो हमला है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है। अभी ये भी आदेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अगर भेड़िए को न पकड़ा जा सके तो उसको देखते ही गोली मारने के भी आदेश जारी हुए हैं। लेकिन 50 गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें इस वक्त भेड़िए की जो दहशत है वो खासी फैली हुई है। बहराइच के सिसैया गांव से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम करने के लिए हजारों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लाइन में लगे हैं। नौकरी पक्की नहीं है और वेतन भी सिर्फ 15,000 रुपये महीने मिलेगा, लेकिन 2.25 लाख लोग इसके लिए लाइन में हैं। इनमें से तकरीबन 40,000 लोग ग्रेजुएट हैं और 6,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने नौकरियों के लिए अर्जियां मंगाई हैं और जिनको चुना जाएगा उनको अलग अलग सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और निकायों में काम दिया जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ में डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेजुएट एक शख्स ने इस नौकरी के लिए अर्जी दी है। उनका कहना है कि एक निजी स्कूल में पढ़ाने पर उनको सिर्फ 10,000 मिलते हैं। इसे देखते हुए सफाई कर्मचारी की नौकरी उनको ठीक लग रही है। तो सफाई कर्मचारी के काम के लिए लाइन में लगे हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ये है हरियाणा में नौकरियों का हाल। 5 की बात में एक ब्रेक।